अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? बेटा आज हमारा दूसरा लेक्चर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लास 11 का दूसरा लेक्चर है हमारा। ठीक है, हमने जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट की। ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट होती थी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से, लेकिन आपको पता है नई एनसीईआरटी आ चुकी है, उसमें वो डिलीट है, वो चैप्टर नहीं है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसका पहला लेक्चर हमने पढ़ा था। पहले लेक्चर में हमने क्या थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर का, चैप्टर में क्या है, हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था किस ऑर्गेनिज्म में कैसे रेस्पिरेशन होती है, ये किस पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड किस पर करता है, उस ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट क्या है और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हमने उसमें देखा था ब्रोंकियल रेस्पिरेशन हमने देखी थी उस पर, और क्या देखा था, पल्मोनरी रेस्पिरेशन हमने देखी थी, ट्राइकियल रेस्पिरेशन हमने देखी थी। उसके बाद आए थे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने थोड़ी बहुत वो डायग्राम दिखाया था आपको एनसीईआरटी का, और उस पर थोड़ी बात की थी। ऑर्गन्स हमने बताए थे, जैसे हमने बताया था ट्राइकिया, लंग्स, एल्वेलाई, ब्रोंकियल, ब्रोंक्यूलस, डायफ्राम, इसके बारे में हम सब ने बात की थी। ठीक है बेटा, साउंड बॉक्स तक हमारा पहला चैप्टर पहले लेक्चर में कंप्लीट हुआ था। कहाँ तक? लैरिक्स साउंड बॉक्स तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब उससे बात हम पढ़ते। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद एक होता है थिन इलास्टिक कार्टिलेज। क्या होता है बेटा? थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस, उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं बेटा उसको? एपिग्लॉटिस। ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिक्स। इट प्रिवेंट्स द फूड एंट्री इनटू द लैरिक्स। ये क्या करता है? एपिग्लॉटिस जो होता है ना, ये क्या करता है, जब हम सांस अंदर बाहर करते हैं, ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिक्स। ये फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। कहां पर जाने के लिए? लैरिक्स के पोर्शन में, जो हमारा साउंड बॉक्स है, वहां पर जाने से इसको रोकता है। कौन रोकता है? एपिग्लॉटिस। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया बेटा, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया। ठीक है, इसको आप जहन में रखिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पार्ट आता है, उसके बाद जो पार्ट आता है दैट्स कॉल्ड ट्राइकिया। दैट्स कॉल्ड ट्राइकिया। हम उसके बाद क्या आता है? ट्राइकिया। सबसे पहले जो ट्राइकिया, इट्स अ स्ट्रेट ट्यूब। क्या है बेटा? एक स्ट्रेट ट्यूब है। क्या है? यहाँ पर मिड थोरेसिक से ये निकलती है। कहाँ पर होती है? मिड थोरेसिक चैम्बर में, कैविटी में, मिड थोरेसिक कैविटी में, यहाँ पर ट्राइकिया होती है। क्या होती है बेटा? यहाँ पर ट्राइकिया होती है। ठीक है, एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, जो मैंने आपको बताया। कहां तक एक्सटेंड होती है? मिड थोरेसिक कैविटी पर। यहां पर भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ती है आपको। कहां पर एक्सटेंड होता है? अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। उसके बाद क्या होता है ट्राइकिया का? डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ट्राइकिया कहां पर डिवाइड होता है? कहां पर डिवाइड होता है? ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर। कहां पर होता है? यहां पर देखो, ये ट्राइकिया है ना, ये यहां से जाता है। यहां पर एक पोर्शन होता है जहां पर ट्राइकिया डिवाइड होता है दो हिस्सों में। कहां होता है? जिस पोर्शन पर, जिस वर्टिब्रा पर ये ट्राइकिया जो है ना डिवाइड होता है ना, उसको हम कहते हैं फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। क्या कहते हैं? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। फिर उसके बाद किस पे ये डिवाइड होता है? राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोकाई पे। किस पे ये डिवाइड हो जाता है? राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोकाई में। ठीक है, क्या हमने पढ़ा? थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस नाम याद रखो, इस पर क्वेश्चन बन सकता है इस साल। ठीक है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिक्स, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन बन सकता है इस साल, दैट इज मिड थोरेसिक कैविटी। दैट इज मिड थोरेसिक कैविटी। ये किस में आता है? ये आता है ट्राइकिया में। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, ट्राइकिया जो है इट्स अ स्ट्रेट ट्यूब, इट्स अ स्ट्रेट ट्यूब। ठीक, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। कहां तक एक्सटेंड होता है? अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। उसके बाद जो ये ट्राइकिया होता है, ये डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोकाई में। लेकिन किधर ये किस वर्टिब्रा पर ये डिवाइड होता है? दैट इज फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है बेटा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। हाँ बेटा, लिख दिया आपने। चलिए आगे पढ़ते हैं आप। उसके बाद क्या होता है? सेकेंडरी एंड टर्मिनल ब्रोंकाई। जो सेकेंडरी एंड टर्मिनल ब्रोंकाई होते हैं उनको क्या होता है? एंड द ब्रोंक्यूलस, और क्या? ब्रोंक्यूलस, एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियल्स। कहां पर एंड होती है? यहाँ टर्मिनल ब्रोंकियल्स में। कहां पर एंड होती है? टर्मिनल ब्रोंकियल्स में। ठीक है, उसके बाद जो यहां पर मैंने लिखा है, दैट इज टर्मिनल प्राइमरी सेकेंड, दैट इज ट्राइकिया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्मिनल ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स। इनको कौन सपोर्ट करता है? इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स। यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कौन इनको सपोर्ट करता है बेटा? इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स। किनको सपोर्ट करता है? ट्राइकिया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियली ब्रोंक्यूल्स। इनको कौन सपोर्ट करता है? इनको सपोर्ट करता है इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स। कौन सपोर्ट करता है इनको? इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स। ठीक,
उसके बाद क्या है, टर्मिनल ब्रोंकाइल राइजेस टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलाइज्ड बैग्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्वोलाई। क्या कहते हैं बेटा, एल्वोलाई। एल्वोलाई जो होता है ना, ये लंग्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा, लंग्स में प्रेजेंट होता है। तो हमने ट्राई किया जो है यहाँ तक खत्म किया। क्या किया हमने पढ़ा, इस पे रिंग्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, और क्या पढ़ा हमने, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई होते हैं एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन द वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियल्स। ठीक है बेटा, इसको आप राइट डाउन कीजिए। हाँ लिख दिया बेटा आपने, ठीक है। चलिए आप देखिए, अब हमने और एक पार्ट उठाया, दैट इज कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। देखिए कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है, देखो सबसे पहले कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, कंडक्ट करना। इसका काम इतना ही होता है, एयर को बॉडी तक पहुंचाना, लंग्स तक पहुंचाना। कोई डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यहाँ पर नहीं होगा, कोई एक्सचेंज ऑफ, कोई मतलब डिफ्यूजन ऑफ केमिकल प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगी, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी। इसका काम सिर्फ क्या होता है, एक रास्ता बनाना कि गैस कैसे अंदर जाएंगे। कंडक्टिंग पार्ट उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल्स, अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल्स। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक। देखिए इसका काम क्या होता है, इसका काम इतना ही होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। ट्रांसपोर्ट ऑफ द मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को कहाँ तक पहुंचाना, एल्वोलाई तक। कहाँ तक पहुंचाना, एल्वोलाई तक पहुंचाना। कहाँ तक पहुंचाना, एल्वोलाई तक पहुंचाना। और इसका काम क्या होता है, जो एयर इसने एटमॉस्फेयर से लाया, उसको सबसे पहले इसका काम होता है क्लीन करना। क्या होता है उसका काम, क्लीन करना। ठीक है, इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। जो भी इसमें फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन पार्टिकल्स मतलब डस्ट पार्टिकल्स, जो भी ऐसे पार्टिकल्स है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको सेपरेट करना बॉडी से सेपरेट करना। ये काम जो होता है, ये होता है कंडक्टिंग पार्ट का। क्या होता है बेटा, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया, कोई डिफ्यूजन यहाँ पर नहीं होते, कोई ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं होते। इसका काम क्या होता है, सबसे पहला इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वोलाई। ट्रांसपोर्ट मतलब एल्वोलाई तक एटमॉस्फेरिक एयर को पहुंचाना, एल्वोलाई तक एटमॉस्फेयर एयर को पहुंचाना। उसके बाद क्या काम होता है इसका, क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। इस एयर को फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करना, मतलब डस्ट पार्टिकल से क्लियर करना। जो पार्टिकल्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उन पार्टिकल से हमारी जो एयर हमने इनटेक किया उसको क्लियर करना, उसको प्यूरिफिकेशन करना। क्या करना, उसको प्यूरिफिकेशन करना। ठीक है, ह्यूमिडिफाइज। उसके बाद है एयर को ह्यूमिडिफाई करना है। ह्यूमिडिफाई मतलब क्या, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर लाना। क्या लाना बेटा, एयर में थोड़ा मॉइस्चर लाना। क्या, जैसे आप अगर एयर बाहर डालेंगे, ऐसे हाथ पर एयर डालो, ये मॉइस्ट एयर है। क्या है, मॉइस्ट एयर। इसका मतलब क्या है, जो भी चीज़ हमारी बॉडी में जाती है ना, वो पहले मॉइस्ट होती है। क्या होती है बेटा, मॉइस्ट, उसमें मॉइस्चर आ जाता है, वो ह्यूमिडिफाई हो जाती है। एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। और क्या है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है ना, सबसे पहले जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताओगे। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है, उसके टेम्परेचर तक एयर को लाना। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर तक एयर को लाना। ठीक है, ना उससे 1 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, ना उससे 1 डिग्री कम होना चाहिए। 1 डिग्री तो बहुत दूर की बात है, पॉइंट्स में भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शंस में भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर तक पहुंचाना, एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर तक पहुंचाना। ये किसका काम होता है, ये सब होता है कंडक्टिंग पार्ट का काम। किसका होता है बेटा, कंडक्टिंग पार्ट का काम। मैं इस पर इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, मैंने क्या कहा था, कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स टू अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल्स। कहाँ तक होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स टू टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक ये खत्म हो जाते हैं। वहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक जो पार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद इसका काम क्या होता है, रैपिड रिवीजन यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, आप नजर मारिए। ठीक है, एनसीईआरटी सामने रखिए। ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर। इसका मतलब, इसका काम क्या होता है, एटमॉस्फेयर एयर को ट्रांसपोर्ट करना एल्वोलाई तक। एटमॉस्फेयर एयर को ट्रांसपोर्ट करना एल्वोलाई तक। मैंने पहले भी आपको कहा, यहाँ पर कोई डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं होती, एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यहाँ पर नहीं होती है, एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसका काम
जो एयर हमने इनटेक किया उसको क्लियर करना फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स मतलब वो पार्टिकल जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उससे इस एयर को प्योरीफाई करना, उससे इस एयर को प्योरीफाई करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ह्यूमिडिफाई एयर को करना, क्या करना, एयर में थोड़ा मॉइस्चर लाना, क्या लाना, एयर में थोड़ा मॉइस्चर लाना, एयर को जो है ह्यूमिडिफाई करना, एयर को जो है ह्यूमिडिफाई करना। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक नॉर्मल जो हेल्दी इंसान होगा, एक नॉर्मल इंसान जिसमें कोई डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है, उसका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। उस एयर को जो है ब्रिंग्स एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, उस एयर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर करना। फ्रैक्शंस में भी इसकी फ़र्क नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स में भी इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक जो काम होता है वो होता है कंडक्टिंग पार्ट का। किसका होता है बेटा, कंडक्टिंग पार्ट का, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक्चुअल डिफ्यूजन होती है। जो एक्चुअल डिफ्यूजन हम होती है ना, वायर एज द एल्वोलाई एंड देयर डक्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पार्ट। सबसे पहले इसकी बात हम करते हैं। एल्वोलाई से लेकर जो और इसके डक्ट्स होते हैं, जो एल्वोलाई के डक्ट्स होते हैं, जो आपको मैंने कल डायग्राम में बताया था, एल्वोलाई और इसके डक्ट्स, वहीं वो जो एरिया होता है वो होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट मतलब वो पार्ट जहाँ पर एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है। क्या होता है, एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जहाँ पर होता है, क्या होता है, एक्चुअल पार्ट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, जो मैंने आपको बताया। एक्चुअल पार्ट जहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, जहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 होगा, इन बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर, इन बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर, यही तो ना। एक डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किस में होगा, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू ब्लड, फ्रॉम ब्लड टू एटमॉस्फेयर, दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। एक्चुअल डिफ्यूजन जो होता है दैट इज रेस्पिरेटरी पार्ट, दैट इज रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, सिर्फ एयर को एल्वोलाई तक पहुँचाना, इसको फॉरेन पार्टिकल से क्लियर कर देना, ठीक है, जो एयर को है ह्यूमिडिफाई करना, इसको बॉडी टेम्परेचर तक पहुंचाना, ठीक है बेटा, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। हाँ बेटा, सिलेबस के बारे में कुछ मैसेज आ रही थी कि सिलेबस के बारे में कुछ बताइए, लेकिन मैंने भी अभी पूरी अच्छी तरह से PDF नहीं देखी है। अलबत्ता मैंने ऊपर से सुना है डाइजेस्ट सिस्टम जो मैंने आपको कहा तकरीबन डिलीट हो चुका है। प्लांट फिजियोलॉजी में शायद 2 चैप्टर्स डिलीट हो गए, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए, लेकिन 2 चैप्टर डिलीट हुए हैं। और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट जो है डिलीट हो चुका है। लेकिन आपको क्या पता है क्या करना है, मेरे हिसाब से आप दोनों NCERTs रखें। क्या रखें आप बेटा, दोनों NCERT, ओल्ड भी रखें, न्यू वर्जन भी रखें, ठीक है। न्यू वर्जन क्यों रखें, क्योंकि क्या पता एक्स्ट्रा डाटा उसमें दिया हो जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और कुछ मैंने ऐसी ऊपर से PDF देखा था, कुछ पार्ट मुझे ऐसे जैसे वहाँ पर था व्हाट इज़ लिविंग, शायद वहाँ पर एक पार्ट था। अगर आप नई NCERT देखोगे उसमें नहीं है वो, लेकिन पुरानी में है। लेकिन वहाँ से NMC ने अपने सिलेबस में भी दिया है, जो नीट ने अपना सिलेबस न्यू सिलेबस निकाला है ना, उसमें भी उन्होंने वो पार्ट दिया है। मुझे लगता है कि आप दोनों NCERTs रखें, फिर आप सिलेबस भी अपने पास रखें, जो आपको टॉपिक लगा। देखो डाइजेस्ट सिस्टम तो पूरा डिलीट है, उसकी तरफ तो जाना ही नहीं है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी की आप बात करेंगे, उसमें 2 चैप्टर्स डिलीट है, उसकी तरफ तो जाना ही नहीं है। उसके बाद कुछ टॉपिक्स उन्होंने डिलीट किए हैं, ठीक है। उन टॉपिक्स को आप उस PDF पे देखेंगे। अगर मुझे टाइम मिला मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, पूरा सिलेबस एनालिसिस में करूंगा नीट का, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैं इस वक्त ऊपर से बताऊँ। इसी तरह केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट शायद डिलीट हो चुका है, सॉलिड स्टेट मैंने सुना है, सॉलिड स्टेट नहीं आ रहा है, ठीक है। और केमिस्ट्री तो फिजिक्स तो ऑलमोस्ट सेम है, उसमें शायद कुछ डिलीट नहीं हुआ है, परहैप्स कुछ टॉपिक्स में डिलीट हुआ है, उसके बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन सॉलिड स्टेट पूरा डिलीट हो चुका है, और शायद S ब्लॉक शायद डिलीट हो चुका है, शायद मुझे पूरा पता नहीं है, S ब्लॉक भी शायद डिलीट हो चुका है, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब यही है कि आप दोनों NCERTs रखें। NCERT कैसे पढ़ी जाती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लेक्चर पढ़िए, जिसके पास भी आप पढ़ रहे लेक्चर पढ़िए, जो टॉपिक आपने लेक्चर पढ़ा, ठीक है। नोट्स ज़रूरी नहीं है आप नोट्स बनाए, आपकी मर्जी है, नोट्स बनाना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से आ रहे हैं। आप लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट जो टॉपिक आपने पढ़ा उसकी NCERT पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाए जो आपको DPPs मिलती है, ठीक है, तो वो लगाए कीजिए। नोट्स बनाना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने भी 11th-12th में कभी नोट्स नहीं बनाए बायोलॉजी के, और अच्छे नंबर आए हैं, 95-96 मार्क्स मेरे आए 11th-12th में बायो में। मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, ना कभी नोट्स पढ़े, सिर्फ NCERT पढ़ी। हाँ, लेकिन आपको लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से उसको समझना, उसके बाद आप NCERT पर आए और NCERT रीडिंग कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से आता है, ठीक है। घुमा फिरा के आता है, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपने चैप्टर को अच्छी तरह से समझा होगा, तो आप समझ सकते हैं, आप NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो ड्रॉपर्स बच्चे जिनका 11th-12th हो गया और जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया है, उनको चाहिए कि
जो ज़ाहिर सी बात है ड्रॉपर्स जो होंगे जिनके मतलब 300 400 450 500 नंबर आते हैं वो मत पढ़े, लेक्चर्स मत पढ़े, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए। वन शॉट आता है एनसीईआरटी रीडिंग का, उसी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और मल्टीपल टाइम में एक मतलब एक फंडा होता है कोई एग्जाम क्रैक करने का, दैट इज़ लिमिटेड सोर्स एंड मल्टीपल रिवीजन। जब आपके सोर्स अपना जो है ना वो आप लिमिटेड रखिए, आपको एनसीईआरटी पढ़नी इट्स अ लिमिटेड सोर्स बस, लेकिन इस लिमिटेड सोर्स को आप मल्टीपल रिवीजन आपको करना है। क्या करना है? मल्टीपल रिवीजन करना है, एंड इट इज़ द की ऑफ द सक्सेस। जितना आप चीज़ों को रिवाइज करते हैं ना उतना आपका जो है ना उतनी उन चीज़ों की आपके ब्रेन में इमेज बनती है। ठीक है, जैसे मैंने कंडक्टिंग पार्ट आपको यहाँ पर पढ़ाया, इसको आप रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, डिट्टो एनसीईआरटी पढ़ाए, कहाँ ये भी बताए कहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, असर्शन है रीजन में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मिड थोरैक्स जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, मिड थोरैसिक चैम्बर, वहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज की जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक आप अच्छी तरह से एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। थैंक यू।